किसी का वीडियो भी ऑन हो गया, हद कर रहे हो। चलो रिमूव कर देना जिसका माइक ऑन है ना, और मुझे बताना कौन है, तो उसको परमानेंट रिमूव कर देंगे। चलो तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी कि कैंसर फैलता कैसे है और कैंसर के कॉजेस क्या है, मेलिग्नेंट ट्यूमर। मैंने कल आपको बेनाइन ट्यूमर के टाइप बताए थे। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, लेकिन अब बता रहा हूं। जैसे लाइपोमा है, या एडिनोमा है, या मायोमा है, या फाइब्रोमा है, या पेपिलोमा है, यही के यही सब के सब कार्सिनोमा और सार्कोमा भी होते हैं। एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो सार्कोमा। ठीक है। तो आज आपका एक होमवर्क है, आप ये देख के आना कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कार्सिनोमा एंड सार्कोमा। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। वैसे एक एक ही लाइन में सबसे ऊपर ही आपको डेफिनेशन में अंतर मालूम पड़ जाएगा, है ना, कि सेल्स का अंतर है, बट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको होमवर्क है, तो आप देख के आना। कल मैंने रोडेंट अल्सर पढ़ा दिया, है ना। हाँ सर। रोडेंट अल्सर जो है, ये लो ग्रेड मेलिग्नेंसी है, और इसके अंदर बेसल सेल कार्सिनोमा भी इसको हम बोलते हैं, है ना। इसमें स्टेटम जर्मिनेटम के अंदर ये कैंसर है, जिस वजह से ऐसा लगता है जैसे चूहा नहीं होता, जहां जहां टच करता है वहां वहां घाव बना देता है, कुरत देता है, कुतर देता है। दैट इज रोडेंट अल्सर। ये कहाँ ज्यादा हो रहा था, किस देश में? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, है ना। ऐसे लोग जो धूप खाते रहते, दिन दिन में पड़े रहते हैं, गोरे लोग, उनको ज्यादा होता है, और पुरुषों को ज्यादा हो रहा था, ये भी बताया था मैंने। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं नया टॉपिक, मिसलेनियस लेजन ऑफ स्किन। ये छुटमुट टॉपिक है, दो दो नंबर में कभी नाम पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। हालांकि जब ये मरीज क्लिनिक पे आते हैं, साले ठीक ही नहीं होते, है ना। कुछ हो जाते हैं बहुत जल्दी, कुछ नहीं ठीक होते। सबसे पहली बीमारी है कॉर्न। कॉर्न क्या है बेटा, टाइम पे आया करो। सर पेज पेज नंबर 1 to 2, मेरी बुक आप अलग अलग हो सकता है एडिशन हो। पेज नंबर 122 निकालो। ठीक है। तो कॉर्न का मतलब क्या होता है, जहां पर भी प्रेशर एरियाज होते हैं ना, ये जैसे ये इनमें फ्रिक्शन की वजह से, या फिर और भी कुछ वजह हो सकती है, कोई की टेंडेंसी साइकोटिक हो, तो एक शंकुनुमा, है ना, एक शंकुनुमा हाइपर केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे थिकंड स्ट्रक्चर बन जाती है, रफ थिकंड स्ट्रक्चर, जो कोन शेप्ड होती है। तो कोन का जो ऊपरी वाला हिस्सा तो बाहर होता है, बट जो नुकीला हिस्सा होता है वो अंदर होता है। और उस वजह से, है ना, किसी ने बोला है पेज नंबर 160 पे भी है, ये 160 पे। तो उस वजह से क्या होता है कि जब भी व्यक्ति, जैसे मान लो तलवों में हो जाए, तो जब भी व्यक्ति कदम रखेगा और मान लो उस पर प्रेशर आ गया, तो फिर खतरनाक दुखता है कॉल, है ना। तो एलोपैथ तो बोलते हैं कटवा लो, ये कर लो, वो कर लो। हमारे पास एंटियम क्रूड वगैरह अच्छी दवाइयां हैं, और साइकोटिक टेंडेंसी की बहुत सारी और भी दवाइयां हैं जो कॉर्न ठीक कर देती है। एंटियम क्रूड वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। इट इज अ लोकलाइज हाइपर केराटिटिस ऑफ द स्किन। लोकलाइज, कॉर्न पूरी बॉडी में नहीं होंगे, और जनरली प्रेशर एरिया में ही होंगे, जहाँ फ्रिक्शन होता है, तलवों में, हथेली में। और हथेली और तलवों में भी वहां पर जो बोलते हैं ना, शुक्र पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध गुरु पर्वत, ये पर्वतों पे ही होंगे, है ना। ओके। नाउ इट यूजुअली occur at the site of pressure, like sole and toes, और हथेली, पाव। बेटा वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑफ करो। गुड। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्न। तो कॉर्न लोकलाइज्ड हाइपर केरोटिडिस ऑफ स्किन होता है, और ये सोल और पाम पर होता है जनरली। देर इज यूजुअली अ हॉर्नी इन ड्यूरेशन, जैसे सिंग होता है ना, सिंग। ये कुछ लोगों ने फोटो डाली भी थी सेबेशियस हॉर्न की। ठीक है। तो कॉर्न पढ़ा रहा हूं बेटा, है ना। ठीक। तो कॉर्न
जिसको हम गट्टे बोलते हैं हिंदी में, गट्टे हो गए साहब, कॉर्न हो गए, क्या हो गए, कोन शेप्ड हाइपर केरोटिसिस ऑफ स्किन है, जो जनरली हथेली और तलवों के प्रेशर एरिया में जहां फ्रिक्शन होता है वहां होते हैं। और अब मैं बता रहा हूं कि दिस यूजुअली अ हॉर्नी इन ड्यूरेशन ऑफ क्यूटिकल, स्किन पे है ना, जैसा सिंग होता है ना, सिंग हॉर्न, उस तरह के सूखी पपड़ी बनने लग जाती, धीरे धीरे ऊपर के ऊपर के ऊपर बढ़ती जाती है। कॉर्न में बी पेनफुल व्हेन इट इज रब्ड, जब भी इसे प्रेशर आएगा, इसको दबाया जाएगा, इसे बेहतरीन दर्द होता है। और जो एलोपैथ के साथ गड़बड़ है वो ये है, कॉर्न हैज टेंडेंसी टू रीअकर आफ्टर एक्सिशन, आप काट भी दोगे सेलेनियम एसिड वगैरह डाल के तो ये फिर आ जाएगा। क्लियर है? ट्रीटमेंट में आप प्रिवेंट कर सकते हो, आप सॉफ्ट शूज पहनो, सॉफ्ट स्लीपर्स पहनो, बहुत सॉफ्ट तो ये नहीं होगा, बड़ा टाइम पे आया करो पायल, है ना। कॉर्न पढ़ा रहा हूँ ट्रीटमेंट, सॉफ्ट शूज पहनो कॉर्न के लिए। सैलिसिलिक एसिड आता है, उसको डाल के जला दिया जाता है, फिर उसको निकाल भी सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड का ऑइंटमेंट भी आता है, यदि किसी का कॉर्न एंटियम क्लोड से ठीक ना हो तो यू कैन यूज सैलिसिलिक एसिड, है ना। ठीक, बाकी सर्जरी करना पड़ती है। ऐसा कैसा है, वाट्स, वाट्स जानते हो ना, मस्से, ये गर्दन पे इधर हो जाते हैं, है ना, यहाँ यहाँ कहीं पे भी हो जाते हैं। ये तो टिपिकल साइकोटिक ओरिजिन को शो करता है, टिपिकल साइकोटिक, है ना। तो वाट्स आर पेचेस ऑफ हाइपर केरोटिक ओवरग्रोथ ऑफ स्किन, हाइपर केरोटिटिक ओवरग्रोथ स्किन, तो स्किन कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। कुछ कुछ ये वार्ड्स कहीं कहीं पर ये वायरस के भी होते हैं, मैंने कल भी परसों भी नाम बताया था। एक वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी, ये या वेनरल वार्ड्स भी कराते हैं, ठीक है। वार्ड्स में अकर एट एनी एज, बट सबसे ज्यादा बच्चों में होता है और फिर यंग एडल्ट्स, ठीक है। तो ये सुंदरता पर दाग होते हैं साले, बोले ये क्या हो गया, अरे ये क्या मस्सा है, अरे मस्सा हो गया। तो वार्ड्स बस दाग है जनरली, ना इसमें इचिंग होती ना दर्द होता है, बट ये सुंदरता पर दाग होता है, ठीक है। चलो, कॉमन वार्ड जो हम सब जानते, थूजा में है। सेनाइल वार्ड्स बुढ़ापे में होते रहते हैं। वेनरल वार्ड्स जिसको हम पेपिलोमा बोलते हैं, ये वेनरल यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, ठीक है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर की वजह से होता है, ठीक। तो मैंने वार्ड्स पढ़ाया। नेक्स्ट टॉपिक है किलॉइड। मैंने दो टॉपिक पढ़ाया अभी तक, कॉर्न एंड वार्ड्स। तीसरा किलॉइड। ये किलॉइड तो आपको सेकेंडरी में पढ़ाया गया था, इसलिए मैं जरा डीप में नहीं जाऊंगा। किलॉइड जब बनता है जब कभी हमारे शरीर में चोट लगती है, और चोट लगने के बाद जब स्कार बनता है तो स्कार अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लग जाता है, धनाधन 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 ग्रोथ कर रहा है। तो ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ को किलॉइड बोलते हैं। इसके पिक्स भी आप गूगल इमेज करना आज और शेयर करना ग्रुप पे, तो आप देखोगे ये किलॉइड जब भी चोट लगती है। बेटा माइक ऑफ करो रे, माइक ऑफ करो। किलॉइड, तो किलॉइड जो है वो बहुत बेसिक एक हाइपरट्रॉफिक स्कार की तरह एक स्किन डिसऑर्डर है, जो कभी भी चोट लगती है उसके बाद होता है। किलॉइड इसका जो मेन डिस्टिंग्विश फीचर है, सेकंड ईयर में भी था है, किलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार की एक मुख्य बात है, किलॉइड को काटोगे फिर आ जाएगा। हाइपरट्रॉफिक स्कार जो स्कार थोड़ा ज्यादा बन गया वो काटोगे तो फिर कभी नहीं। किलॉइड साइकोटिक टेंडेंसी को शो कर रहा है, आप जितनी बार काटोगे फिर आ जाए, ठीक है। और हाइपरट्रॉफिक स्कार एक साइज के बाद में कभी नहीं बढ़ता, किलॉइड आपने ठीक नहीं किया तो बढ़ता ही जाएगा। किलॉइड में इचिंग होने लग जाती है, दर्द करने लग जाता है किलॉइड, है ना। देखो लिखा है हाइपरट्रॉफिक स्कार 6 महीने के बाद कभी नहीं बढ़ता, एक साइज हो जाती उसके बाद नहीं बढ़ता, लेकिन किलॉइड जिंदगी भर बढ़ता ही रहेगा, जितना जाओगे उतना बढ़ता रहेगा। वजह क्या है? वजह, colored races are particularly liable to keloid formation, निग्रोज आर commonly affected। कल रोडेंट अल्सर बताया था गोरों को ज्यादा हो रहा था, और आज बता रहा हूँ किलॉइड कालों को ज्यादा होता है। फेमिलियल भी है ना, परिवारों में चलता रहता है। मोर कॉमन इन वुमेन्स, कल बताया था कि वो पुरुषों को हो रहा था, क्या रोडेंट अल्सर, ये महिलाओं को हो रहा है। टीबी के मरीजों को ये ज्यादा होता है, ठीक है। तो
ये किलॉइड है, इसमें इचिंग भी होती है, दर्द भी चालू हो जाता है। ये पढ़ा चुका हूँ सेकंड ईयर में। ट्रीटमेंट मैंने सेकंड ईयर में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। इंट्राकिलॉइडल इंजेक्शन, किलॉइड के अंदर ही हमको क्या घुसाना पड़ जाएगा, किलॉइड के अंदर ही हम लोग क्या डाल देंगे बेटा, विटामिन ए या स्टेरॉइड। तो जैसे ही आप विटामिन ए और स्टेरॉइड डालोगे, किलॉइड जड़ से सूख जाएगा। अब वो ऑटोमेटिक या तो खिर के निकल जाएगा या फिर सर्जरी कर देना, आप कभी किलॉइड नहीं आएगा। जैसे कभी कभी पेड़ को परमानेंट वहां से हटाना हो तो क्या करते हैं लोगों ने, उसके स्टेम में हींग डाल देते हैं, हींग कूट देते हैं, फिर 10-15 दिन में पूरा वो जो पेड़ है वो सूख जाता है पूरा जड़ से, आप काटोगे जिंदगी भर नहीं आए। तो इंट्राकिलॉइडल इंजेक्शन ऑफ विटामिन ए और इंट्राकिलॉइडल इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड, ये इसका बेसिक ट्रीटमेंट है। बाकी कुछ लोग एक्सरे थेरेपी भी करते हैं, कोई क्या करता है, सर्जरी करना पड़ता है एक्सरे। ठीक है, चलो एक टॉपिक है जिसका जिक्र पीछे होगा जब हम कैंसर पढ़ेंगे स्पेसिफिकली। तो एक का नाम है कैपोसिस सार्कोमा। कैपोसिस सार्कोमा, इन दिस कंडीशन मल्टीपल ब्लूइश नोड्यूल्स अकर इन द लिम्फ्स। हाथ पांव में क्या हो जाते हैं, नीले नीले कलर के बहुत सारे क्या बनने लग जाते, धब्बे धब्बे धब्बे। ये एक रेयर कंडीशन है, बट ये स्किन का कैंसर है। अब आप सोच रहे होंगे सर फिर पढ़ा क्यों रहे हो, रेयर है तो। ये पहले रेयर था, बट ये HIV इन्फेक्टेड व्यक्तियों में, एड्स के मरीजों में सबसे कॉमन होने वाला कैंसर है। ये MCQs में आता भी है, MD इंट्रेंस में भी आता है, और आपको याद भी होना चाहिए। जिन्हें एड्स है, जिन्हें HIV है, उन लोगों को क्या कैपोसिस सार्कोमा ज्यादा होता है। ध्यान रखना HIV, इसलिए ये मिडिल एजेड मेल को ज्यादा होता है। ठीक है, शुरुआत में नोडुल बनता है, फिर धीरे धीरे घाव बन जाता है। आपकी फोटो, आपकी बुक में फोटो भी है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। इट इज ऑल अबाउट सम काइंड ऑफ स्किन। ठीक है, जो मैंने पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 निकालो। अल्सर, साइनस एंड फिस्चुला। तीनों टॉपिक 5-5 नंबर में आते हैं, और 5 नंबर के हिसाब से ही पढ़ना, बट ये इसके मरीज बहुत आएंगे ज्यादा। फिस्चुला इन एनो, है ना, प्रीऑरिकुलर साइनस, क्लिनोइडल साइनस, ये अल्सर, वो अल्सर, डीप अल्सर, डायबिटिक अल्सर। तो पेशेंट अल्सर, साइनस, फिस्चुला के बहुत है। सबसे पहले बात करते हैं अल्सर की। तो अल्सर क्या है बेटा, वुंड है, बट वुंड जनरलाइज टर्म है कि स्किन में भी यदि डिसकंटिन्यू हो जाए टिश्यू की तो वुंड, म्यूकस मेम्ब्रेन में भी हो जाए तो वुंड, मसल में भी हो जाए तो वुंड, हड्डी में भी हो जाए तो वुंड। म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली यदि उसमें यदि डिसकंटिन्यूटी हो जाए यदि किसी टिश्यूज की, तो उसे हम अल्सर बोलते हैं। स्पेसिफिक हुआ ना, ये छोटी रेंज है, वुंड ही है ये, बट म्यूकस मेम्ब्रेन का, एपिथेलियम का। बाकी वुंड में सब टिश्यू आ गए। फिर अल्सर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द कवरिंग एपिथेलियम। या तो स्किन, बट स्किन इसमें कम मायने रखती, ज्यादा है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यदि कोई म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या हुआ, माइक किसका ऑन है, आदित्य जरा देख। ये अंजलि कौन है, अभी ज्वाइन हुए बेटा आप? यस सर। कहाँ थे बेटा इतनी देर से? सर मेरा नेट नहीं मिल रहा था इसलिए आज ही लेट किया मैंने मैसेज। ओके बेटा, होता कुछ नहीं, जब आप आते हो ना तो मेरा वीडियो उड़ जाता है, और आप देखना इस क्लास में 60-70 लोग हैं, तो मुझे ढूंढना पड़ता हो तो कुछ नहीं ना। चलो कोई बात नहीं, यस सर, ट्राई मैंने टू, आज ही लेट किया। सॉरी कोई सर। बात। अल्सर की बात हो रही बेटा, हम अल्सर पढ़ रहे हैं। तो अल्सर वुंड का ही एक वेराइटी है। वुंड में कहीं भी वुंड हो सकता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द टिश्यू, इधर एपिथेलियल टिश्यू, इधर बोन टिश्यू, मसल्स टिश्यू, व्हाटएवर। बट अल्सर एपिथेलियल टिश्यू का ही डिसकंटिन्यूटी है, और इसके अंदर स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में जो वुंड है वो, उसको हम अल्सर बोलते हैं। और बेसिकली
बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमत वीडियो और ऑडियो ऑफ करो बेटा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि नेक्रोसिस के बाद में अल्सर बहुत कॉमनली बनते हैं, इस्चेमिया, हाइपोक्सिया, नेक्रोसिस। ठीक है, चलो तो एग्जामिनेशन ऑफ अल्सर पढ़ा रहा हूँ। द स्टूडेंट आर रिफर्ड टू द ऑथर ऑफ मैनुअल ऑफ क्लिनिकल सर्जरी, जिसके इसका एक और वर्जन है ना। तो उसमें अल्सर बहुत डिटेल में है, लेकिन अब हमको सर्जन तो पढ़ना नहीं है, हमारे में भले बीएचएस में लिखेला है, बट वी आर नॉट सर्जन, हम कभी नहीं बन पाएंगे। आप एमडी कर सकते हो, एमएस नहीं कर सकते, क्योंकि है ही नहीं। तो अल्सर के बारे में उसमें डीप में है, तो एमबीबीएस वालों के लिए, हमारे लिए यही बहुत है। तो अल्सर में एक तो मार्जिन होती है, एजेस। एजेस आप याद करो, सेकंड ईयर में पढ़ा था आप लोगों ने, जब आपको बुलेट इंजरी पढ़ाई गई थी। दो टाइप की एजेस होती है, इवर्टेड और इनवर्टेड। तो आपको एजेस देखना है, और एजेस में एक चीज और देखना है कि वो क्या एजेस रेड तो नहीं है, इडीमेटस तो नहीं है। क्योंकि यदि उसकी एजेस रेड है, इडीमेटस है, मतलब वो स्प्रेडिंग अल्सर है, वो अल्सर अभी एक्टिव है, वो फैल रहा है, वो छाला फैलेगा फैलेगा, छाला फैलता जाएगा। ठीक है, तो एजेस देखो लिखा भी है, मैं सुन बता रहा हूं, पढ़ के बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ऑफ एन अल्सर which by itself not give a clue to diagnosis the ulcer but also the condition of ulcer, कि वो स्प्रेडिंग है कि हीलिंग है। यदि रेड है, इडीमेटस है, तो वो स्प्रेडिंग अल्सर है, और वो सूख रहा है, पपड़ी बन रहा है, कोई इडीमा नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है, तो वो हीलिंग अल्सर है। क्लियर है? 5 वेराइटी की एजेस होती है। अंडरमाइंड है ना, प्रॉपर दिख ही नहीं रही है। पंज्ड आउट, बाहर दिख रही है। रोल्ड आउट, इवर्ट करती दिख रही है ना। स्लोपिंग एजेस दिख रही है। तो ये एजेस के कुछ नाम है, आपको सिर्फ नाम नाम ही याद रखना है, आपको जरा डीप में नहीं जाना। नेक्स्ट, फ्लोर। जो वुंड है उसके अंदर आपको फ्लोर देखना है, उसका बेस देखना है कि भैया उसमें कोलाजन, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह प्रॉपर क्वांटिटी में है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक शब्द होता है ग्रेन्यूलेशन टिश्यू। हमारी छोटी छोटी कैपिलरीज फाइब्रोब्लास्ट के साथ में, कोलाजन के साथ में मिलके ग्रेन्यूलेशन टिश्यू बनाते हैं, जो पिंकिश होना चाहिए। पिंकिश पिंकिश दाने। वीडियो ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। हम लोग अल्सर की बात कर रहे हैं, और मैं बता रहा हूं कि जो एज होती है किनारे, है ना, वो किनारे के बाद में हमको बेस देखना होता है। ठीक है, तो यस सर, हम गुड मॉर्निंग, हम अल्सर बता रहे हैं सर। तो अल्सर यानी डिसकंटिन्यूटी ऑफ द टिश्यू, कभी भी किसी म्यूकस मेम्ब्रेन पर या फिर स्किन पर डिसकंटिन्यूटी टिश्यू की, उसको अल्सर बोलते हैं। एग्जामिन करने में हमें उसमें 3 चीज देखना होती है किसी भी अल्सर में। एक देखना होती एजेस। एजेस में ये देखना होता है कि यार एजेस रेड तो नहीं है, इडीमेटस तो नहीं है। यदि एजेस रेड है, इडीमेटस है, मतलब वो स्प्रेडिंग अल्सर है, वो छाला अभी और बढ़ेगा। और यदि एजेस ड्राई हो गई है, उसमें सूजन नहीं है, वो रेड नहीं है, थोड़ी पीली हो गई है, पेल हो गई है, तो इसका मतलब वो हीलिंग अल्सर है। एजेस इवर्टेड, बाहर की तरफ आती हुई दिखती है, एग्जिट वुंड जो होती गोली लगती है, तो इन्वर्टेड अंदर की तरफ होती है, स्लोपिंग एजेस होती है। तो एग्जामिन करने में अल्सर में ये चीज देखना होती है। दूसरा फ्लोर। फ्लोर में हमको ग्रेनुलेशन टिश्यू देखना होता है कि भैया वो हील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्लोर में आपको, बेस में आपको फाइब्रोब्लास्ट, कोलाजन और नई नई छोटी छोटी कैपिलरीज मिलेगी, उसके दाने मिलेंगे, पिंकिश पिंकिश दाने। किसी भी घाव में देखना बारीक बारीक दाने मिल रहे हैं यदि पिंकिश, तो वो हेल्थी ग्रेनुलेशन टिश्यू है, मतलब इसका व्यवस्थित बनेगा। और यदि वो दाने सफेद पड़ गए, इट मीन्स वो पेल ग्रेनुलेशन है, इसका मतलब कि दाने सफेद हो रहे हैं, यानी उसको ब्लड नहीं मिल रहा, फाइब्रोब्लास्ट कोलाजन प्रॉपर नहीं है, इट मीन्स कि हीलिंग अब अच्छी नहीं होगी, इसका प्रॉपर नहीं बनेगा, वो घाव प्रॉपर हील नहीं। तो एग्जामिनेशन में 3 चीज देखते हैं, एजेस देखते हैं, फ्लोर देखते हैं और बेस देखते हैं। नाउ अल्सर कितने टाइप के होते हैं? क्लिनिकली 2 टाइप के होते हैं, अब भी बताया, स्प्रेडिंग और हीलिंग। जो घाव फैलता जा रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा? एज देख लो भैया, लाल चट्ट एज दिख रही है, ये सूजन दिख रहा है, स्प्रेडिंग। और यदि सफेद एजेस हो गई है ना, लाल पन्नी दिख रहा है, ब्लड नहीं है ज्यादा, सूजन नहीं है, दैट इज हीलिंग।
दूसरा पैथोलॉजिकल अल्सर दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। मैंने आप सबको सेकंड ईयर में टीबी पढ़ाई थी, टीबी, उसमें क्या बताया था, कोई बताएगा? एक स्पेशल टाइप का नेक्रोसिस होता है टीबी में, एनीवन? स्पेशल, और किसी में नहीं मिलता? बताओ बताओ बताओ। केशियस नेक्रोसिस है यार, केशियस नेक्रोसिस, चीज लाइक नेक्रोसिस सिर्फ टीबी में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। सिफिलिस जो होता है, सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, उसमें कैंकर बताया था, ग्लैंस पेनिस में छाला बन जाता है और किसी में नहीं मिलता, सिर्फ उसमें मिलता है। मिजल्स में होता है कोपलिक स्पॉट, ब्लू कलर का, सेकंड प्री मोलर टीथ पे बनता है और किसी में नहीं मिलता। ये स्पेसिफिक अल्सर है, डायबिटिक अल्सर स्पेसिफिक, डायबिटीज में और कोई सा। तो टीबी है ना, बोलना चाहिए कि मिजल्स का अल्सर, ठीक है, कुछ कैंसर के अल्सर बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं, और एक होता है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में एक होता है ट्रोमेटिक अल्सर। अब तुमने चाकू गर्दन में घोपा, पेट में घोपा कि जांग में घोपा, छाला तो वैसा ही बनेगा तुम्हारे चाकू जैसा, है ना। आर्टेरियल अल्सर, आर्टरी ब्लॉक हो गई, इस्चेमिया हाइपोक्सिया हुआ, तो आर्टरी ब्लॉक होने से नेक्रोसिस होके छाला कहीं भी बन सकता है, यहाँ की आर्टरी, यहाँ की आर्टरी, यहाँ कहीं की भी आर्टरी में बनेगा, वेन खराब हो जाए। न्यूरोजेनिक, इन्फेक्टिव, अब स्ट्रेप्टोकोकस आंख में भी छाला बनाए, नाक में बनाए, मुंह में बनाए, पेट में बनाए, कहीं भी बनाए, स्ट्रेप्टो तो वैसा ही बनाएगा। तो ये होता है नॉन स्पेसिफिक, ये कहीं भी बन सकते है ना, और किसी से भी बन सकते। लेकिन एक होता है स्पेसिफिक, जो सिर्फ उसी बीमारी में मिलेंगे और किसी बीमारी में नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल टीबी, केशियस नेक्रोसिस, सिफिलिस, कैंकर, है ना, और एक दो बीमारियां और है, ठीक है ना, इनमें ध्यान रखना स्पेसिफिक अल्सर बनते हैं। लास्ट अल्सर और बचा मैलिग्नेंट अल्सर। मैलिग्नेंट अल्सर का मतलब होता है कैंसर के अल्सर। अभी मैंने आपको कर्पोसिस सार्कोमा बताया, पूरे छाले बन जाते हैं, आपने देखा होगा, वो जाते हो कि नहीं मूवी वूवी देखने, अब मत जाना, उसमें ये मुकेश है, देखो इसको छाला हो गया है, ये जबड़ा काट दिया, कमांडो सर्जरी कर दी। तो वो छाले जो होते हैं वो कैंसर के भी होते हैं और वो कहीं भी हो सकते हैं, ये अलग ही वैरायटी। तो इट इज ऑल अबाउट अल्सर, 5 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट निकालिए साइनस एंड फिस्टुला। खूब मरी जाएंगे, फिस्टुला हो गया डॉक्टर साहब, एलोपैथ में मैंने 3 बार सर्जरी करा ली, 50,000 रुपए लग गए, फिर भी डॉक्टर साहब देखो पस निकल रहा, देखो कितना पस निकला, पूरे कपड़े भीग गए। और डॉक्टर साहब वो अंग्रेजी वालों को सालों को सर्जरी कर लेते हैं, बाकी उनसे आप कहीं करो डॉक्टर साहब, होम्योपैथ के पास तो बहुत मरी जाएंगे। फिस्टुला इन एनो, है ना। तो व्हाट इज फिस्टुला? फिस्टुला मींस एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द टू ट्यूब्स, दो ट्यूब्स के बीच में कनेक्शन हो गया ये, दैट इज एज होता ना, एज, एक डंडा और बीच में जो आड़ा डंडा है, वो आड़ा डंडा जो है वो है फिस्टुला। इसमें क्या होता है, जैसे ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, ट्रेकिया और कौन मिल गया, ईसोफेगस। आर्ट्रियो वीनस फिस्टुला, कौन कौन मिल गई, आर्टरी और वेन, है ना। फिस्टुला इन एनो, एनस जो है वो स्किन से मिल गई। तो फिस्टुला इज द एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू ट्यूब्स, या एक ट्यूब एक सरफेस, एक ट्यूब एक विसरा, या दोनों विसरा, इनके बीच में यदि असामान्य कम्युनिकेशन हो जाए, वहां पर वो कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए था, फोकट हो गया, तो दिस इज नोन एज फिस्टुला। फिस्टुला मतलब आर पार, एक तरफ इस तरफ ओपनिंग है और एक इस तरफ ओपनिंग है। देखो यहाँ फोटो देखोगे आपको समझ में आएगा, फोटो देखने के बाद ज्यादा अच्छे से। ये जो नीचे वाला दिख रहा है आपको, ये फिस्टुला है, इसमें देखो इधर भी ओपनिंग है, इधर भी ओपनिंग है। और साइनस जो होता है बेटा वो ब्लाइंड ट्रैक्ट होता है, जैसे बोरिंग होती है ना, बोरिंग, ब्लाइंड ट्रैक्ट। ब्लाइंड ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये भैया इसमें सिर्फ अंधा कुआ है, अंदर छेद होता गया होता गया होता गया, अंदर की तरफ छेद है, आर पार नहीं होता। अब ब्लाइंड ट्रैक और क्लोज्ड ओपनिंग, यानी कि एक ओपन, उधर से तो ओपन है, अंदर से क्लोज्ड है, इसको बोलते हैं साइनस। सबसे कॉमन मैंने एक ही मरीज देखा है, प्री ऑरिकुलर साइनस। हमने जो एक स्टेराइल सुई थी उसको घुसाया इतना, है ना, लगभग आधा इंच से ज्यादा अंदर घुस गई, तो उसमें से कभी कभी उसको पस वस निकलता था, इसलिए वो आया था इलाज कराने। तो ये साइनस होते हैं। वैसे बता दूं, साइनस का एक बहुत कॉमन आपको जो मिलेंगे, ये ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, ट्रक ड्राइवर, ये आपके पास आएंगे,
क्या होता है, इसको प्लिनोइडल साइनस बोलते हैं। अभी आप लोगों को मैं सर्जरी सिस्टमिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अभी। तो क्या होता है, ट्रक ड्राइवर जनरली बेचारे बहुत देर देर तक गाड़ी चलाते रहते हैं। तो जो एनल हेयर होते हैं कई बार वो फ्रिक्शन से रिमूव ऑफ हो जाते हैं और वहां हो जाता है बॉयल। बॉयल अभी मैंने आपको परसों ही पढ़ाया था, बाल तोड़। और फिर वो अंदर के अंदर ड्रेन नहीं हो पाता है, अंदर के अंदर वो फोड़ा अंदर के अंदर घुसता जाता है और एक ट्रैक बना लेता है जिसको बोलते हैं साइनस। पेरीएनल साइनस, प्रीनोइडल साइनस, प्री ऑरिकुलर साइनस, ये कॉमन साइनस है। और फिस्चुला मतलब कि एक नॉर्मल कम्युनिकेशन, ये भी बहुत कॉमन है। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चुला बन जाती कैंसर वेंसर में, आर्टरियोविनस फिस्चुला बन जाती है, एनल केनाल के आसपास फिस्चुला बन जाते हैं। इसको लोग पाइल्स को बोलते हैं बवासीर, इसको लोग भगंदर बोलते हैं शायद, है ना। तो फिस्चुला एंड फिशर दोनों पढ़ाया जाएगा आपको पीछे। तो ये पढ़ते हैं 5 नंबर में आता है साइनस फिस्चुला। साइनस एक ब्लाइंड ट्रैक्ट होता है, ब्लाइंड ट्रैक्ट फ्रॉम सरफेस डाउन टू द टिश्यू, अंदर घुस जाता है। जबकि फिस्चुला कम्युनिकेटिंग ट्रैक्ट है, एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट कर दिया। अब कितना गड़बड़ है, फिस्चुला एनो के अंदर एनल ओरिफिस से जितने भी एनल कैनाल में जो सिक्रेशंस होते हैं, जो भी म्यूकस सिक्रेशन, वो सब जो है वो ट्रैक के थ्रू स्किन में आ जाते हैं। इसलिए आपके पास मरीज आएंगे, बोलेंगे साहब कपड़े पूरे अंडरगारमेंट भीग गए, हमेशा मॉइस्चर बना रहता है, एक्जिमा हो जाएगा। फिस्चुला बहुत बेकार बीमारी है, सर्जरी प्रॉपर ना हो ना तो, और सर्जरी के बाद ड्रेसिंग, बाप रे बेचारे लोग बहुत परेशान होते हैं। और होम्योपैथी में अच्छा इलाज है ना। चलो, तो साइनस और फिस्चुला दो टाइप के होते हैं, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। बाय बर्थ है, जैसे प्री ऑरिकुलर साइनस बाय बर्थ है, डेवलपमेंटली जिधर है, भगवान ने बढ़ाने में ही गलती कर दी है, कॉन्जेनिटल। और यार कैंसर है वो फूट गया, पेरिएनल एब्सेस एनल कैनाल से फूट गया, स्किन में फूट गया, तो वो एक्वायर्ड है। पेरिएनल एब्सेस बस्ट हो जाता है तो बन जाता है फिस्चुला इन एनो। आर्टरी में कोई ट्यूमर है जिससे वेन चिपकली है, आर्टरी का वो ट्यूमर फूट गया तो वो वेन भी कम्युनिकेट हो जाएगी। इसोफेगस में कोई गठान है, अल्सर है, वो कैंसर है, वो ट्रेकिया में घुस गया, ये एक्वायर्ड है। क्या है? एक्वायर्ड। ठीक है, चलो। तो कॉन्जेनिटल के एग्जांपल है ब्रेंकियल फिस्चुला, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्चुला, आर्टरियोविनस फिस्चुला, प्री ऑरिकुलर साइनस। ये बाय बर्थ डेवलपमेंटल एरर है, भगवान की गलती है, उनने गलत बनाया है ना। और एक्वायर्ड में है एग्जांपल फिस्चुला एंड एनो, है ना। थायरोग्लोसल फिस्चुला, थायरोग्लोसल मसल के यहाँ होती है, दिस इज थायरोग्लोसल फिस्चुला, लैरिंक्स के ऊपर। प्लीनोइडल साइनस, ये पिलोनाइडल साइनस ध्यान रखना, बहुत मरीज आएंगे ट्रक ड्राइवर, है ना, बॉयल हो जाते हैं उनको और वो अंदर के अंदर फूट जाते हैं तो पिलोनाइडल साइनस बन जाते हैं। और आप लोग चाहो तो सर्जरी में सबसे आखिरी चैप्टर है, उसमें देख लेना, इसी बुक में, दास की बुक में पिलोनाइडल साइनस का जिक्र है। मैं पढ़ाऊंगा आपको, अलग से टॉपिक है सिस्टमिक, है ना। ठीक है, तो ये टाइप्स है आई थिंक। साइनस फिस्चुला में इतना ही है, 5 नंबर में। ये फोटो बना लेना, दोनों 5 नंबर में आते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि साइनस फिस्चुला फिस्चुला के बाद में यदि एक बहुत अच्छी बीमारियों में से एक जो बार बार क्वेश्चन आता भी है वो है टिटेनस। टिटेनस और गैस गैंग्रीन में मैं टिटेनस पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, मैं बताऊंगा कैसे। क्लॉस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया है, ये स्पोरिंग बैक्टीरिया है, दाने बनाता है स्पोर, जो गोबर में, धूल मिट्टी में, है ना, इनमें जंग लगी चीजों में पड़े रहते हैं। और कभी कोई चोट लग गई तो ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई के स्पोर उस जख्म से, उस घाव से, उस वुंड से हमारे शरीर में आ जाएंगे। और जब तक एनारोबिक मीडियम नहीं होगा, जब तक एनारोबिक मीडियम नहीं होगा तब तक वो प्रोलिफरेट करेंगे। क्यों? मतलब जब तक नहीं होगा तब तक क्यों? क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो समझाने वाली बात है कि जैसे ही किसी भी वुंड में एनारोबिक मीडियम होगा, है ना, स्टेफाइलो स्टेप तो खा जाएंगे पूरी ऑक्सीजन। जैसे ही एनारोबिक मीडियम होगा क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। स्ट्रेप्टो स्टेफाइलोकोकस ने उस वुंड में पूरी ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ली, अब क्लॉस्ट्रीडियम प्रोलिफरेट करेंगे।
और जैसे ही क्लॉस्ट्रिडियम प्रोलिफरेट करेंगे, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई एक जहर बनाता है जिसका नाम है न्यूरोस्पाज्मिन। और ये न्यूरोस्पाज्मिन जो है वो नर्व में पैरालिसिस कर देता है। क्या कर देता है? नर्व में पैरालिसिस। और नर्व में पैरालिसिस की वजह से टिटेनस को हम बोलते हैं धनुष टंकार। तो क्या होता है इसके अंदर? मेन जो बीमारी होती है, एक तो क्या होता है, लॉक जॉ हो जाता है, पूरा जबड़ा खुलता ही नहीं। इसको माइक ऑफ करो बेटा, माइक ऑफ करो। इसको हम बोलते हैं ट्रिस्मस, TRISMUS। ट्रिस्मस जो होता है यानी कि अनेबिलिटी टू ओपन माउथ, लॉक जॉ। दूसरा इसको धनुष टंकार क्यों बोलते हैं? ये आप लोगों ने नक्स वोमिका पॉइजनिंग में पढ़ा था, स्ट्राइचिनिन में भी और मटेरिया मेडिका में भी है, क्योंकि इसके अंदर धनुष जैसी बॉडी हो जाती है। इसको हम हेड हिल पोजीशन भी बोलते हैं। व्हाट इज हेड हिल? मतलब उस व्यक्ति का जब कन्वर्जन आएंगे, है ना, तो सिर्फ माथा और एड़ी ही जमीन पे टिकेंगी। ये देखो मैंने यहाँ पे बुक में करके बताई है। ऐसे, ये मतलब देखो इधर ऐसा, सिर्फ हम सर और हील, बस यही शरीर पे टिक, मतलब जमीन पे टिकेंगे, बाकी पूरी बॉडी धनुष जैसी हवा में लहरा जाएगी। इसको बोलते टिटेनस। इसी का एक और नाम है ऑपिस्थोटोनस कन्वर्जन, सुना होगा नाम तो ये टिटेनस होता है। वैसे इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बता दूं, टिटेनस प्रिवेंटेबल डिसीज है। कभी कोई जंग लगेली, कील लग गई, कांटा घुस गया, और हाँ, ये जो लोग होते हैं जो बहुत, कि कहीं भी हो जाए तो गाया गोबर लगा लो, ये कर लो, निपट जाओगे ना। ये गोबर वोबर ये जो है लगाने वाले लोग, है ना, तो सोचो आप उस एक्सक्रीटा को अपन कैसे लगा सकते हो? ठीक है, किसी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे लिए कैसे फायदेमंद होगा? तो उसमें स्पोर्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में क्लॉस्ट्रिडियम के। मिट्टी लगा ली, क्या है ये? कोई बोलते हैं मड थेरेपी, वड थेरेपी। तो मड थेरेपी अच्छा है, लेकिन मड स्पा भी अच्छा है, लेकिन घाव नहीं होना चाहिए। जो टिटेनस हो जाएगा निपट जाएंगे तो, है ना। तो या ये टिटेनस हमारे देश में बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ आज भी बहुत सारी बाइयां जो है, दाई माँ है, वो डिलीवरी कराती है। अब अम्लाइका कार्ड मान लो एकदम से आई, अरे वो रमा भाई जल्दी आओ, वो बच्चा करवाओ, वहां पे वो लेबर में आ गई महिला। अब हुआ क्या, रमा भाई गई और डिलीवरी करा दी ने, फिर जो वहां का बोले बेटा चक्कू लाओ यार, अम्लाइका कार्ड काटना। वो तो चक्कू लाई नहीं, वो तो डॉक्टर है ही नहीं, तो चाकू क्या लाएगी, वो ना ग्लव्स लाएगी। वहीं का उसने बोले मंजवा लिया, प्याज कतरा हुआ चाकू, उससे इनॉग्रेशन कर दिया उसने। बेटा पीयूष, पीयूष वीडियो ऑफ करो अपना। ठीक है, तो वैसे भी क्लास खत्म होने का समय आ गया, आप ज्वाइन कर रहे हो, है ना। तो बताना चाह रहा हूं कि ये टिटेनस नियोनेटोरम हमारे देश में बहुत कॉमन है। हमारे देश में अम्लाइका कॉर्ड ऐसे ही काट देते लोग, प्याज कटे हुए चाकू से अम्लाइका कॉर्ड काट दोगे, मजाक है क्या? घाव में गोबर लगा दोगे, मजाक है क्या? धूल मिट्टी लगा हुआ जख्म हो गया, लेकिन अपन टिटेनस ऑक्साइड लगवा रहे 10 रुपए का, जंग लगी हुई। भैया पीयूष वीडियो ऑफ करो, है ना। ठीक, चलो, तो हम टिटेनस की बात कर रहे हैं। ये इसको ब्लॉक कर दो टिटेनस, है ना, इसको पहले समझाना पड़ेगा मुझे, फिर करेंगे। टिटेनस की मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, ठीक, फिर हम कल पढ़ेंगे। इट इज अ कंडीशन ऑफ टॉक्सेमिया ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम वुंड कंटामिनेटेड विद द क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई। क्लॉस्ट्रिडियम की 3 वैरायटी होती है, आप सब जानते हो। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई जो टिटेनस कराता है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो फूड पॉइजनिंग कराता है, और क्लॉस्ट्रिडियम वेल्चाई जिसको परफिंजाई बोलते हैं, वो गैस गैंग्रीन कराता है ना। चलो, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई बैक्टीरिया बता चुका हूं मैं। 2 जहर सिक्रेट करता है, एक होता है टिटेनोस्पाज्मिन जिसको न्यूरोस्पाज्मिन बोलते हैं, इससे लकवा मार जाता है, इसके अंदर कन्वर्जन आते हैं, झटके आते हैं, व्यक्ति को पूरा जबड़ा ब्लॉक हो जाता है, मुंह नहीं खुलता, हाथ पांव, रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो लकवाग्रस्त हो जाती है इसके अंदर, है ना। इसलिए व्यक्ति मर भी जाता है टिटेनस में। और टिटेनोलाइसिन ब्लड को भी मारता है, या हीमोलाइसिन है, आरबीसी मारता है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 दिन से लेकर 3 हफ्ते हो सकते हैं, इसलिए चोट लगने के 3 दिन के अंदर अंदर हमको टिटेनस टॉक्साइड का टीका लगवा लेना चाहिए। कैसे शरीर में आता है? वुंड से आता है, रस्टी नेल, जंग लगेली कील, है ना, कांटे, ठीक है, थॉर्न।
डर्टी एब्रेशन, धूल मिट्टी वाली जगह पे गिर गुरा गए, है ना, या फिर क्रोनिक अल्सर, पाँव में, तलवों में कहीं घाव है जिससे हम चल भी रहे हैं गंदे गार्डन वार्डन में, खेतों में, धूल मिट्टी में, या फिर एक अर्बन टिटनेस भी होता है। अर्बन टिटनेस जो होता है, उड़ता पंजाब, देखिए उड़ता पंजाब, है ना, मैंने इंजेक्शन लगाया, है ना, ओपीएम का, अफीम का, फिर तेरे को दे दिया, फिर दूसरे को ले लिया। जैसे लोग, जो लोग सिगरेट पीते हैं क्या करते हैं, देखते हैं हाइजीन, मैंने पी, तुमको दी, तुम भी पी रहे हो, एक सिगरेट 10 लोग पी रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से थोड़ा कम हो जाएगा, ये बहुत अच्छा भी है। तो यही होता है, लोग अफीम ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो मेरी एक सिरिंज, ड्रग्स वाले ड्रगिस्ट लोग क्या सिरिंज चेंज करेंगे, है ना, सिगरेट तो चेंज नहीं करते, सिरिंज क्या चेंज करते। तो उन लोगों को भी टिटेनस हो सकता है, यदि एक को है तो सबको नहीं पड़ जाएगा, है ना। और वही सिरिंज 10 एक दिन से यूज कर रहे हैं गधे लोगों ने, आप मानोगे नहीं, लेकिन जो डायबिटीज की जो घरों में वो होती है, मशीन है ना, तो वो एक ही जो आते लेंसेट बोलते हैं उसको, एक ही लेंसेट 15-15, 20-20, 30-30 बार कर लेते, मरेंगे तो क्या करेंगे, गलत है, एक बार ही यूज करने की होती है ना। टिटेनस नियोनेटोरम, छोटे बच्चों को टिटेनस हो जाता, कैसे हो जाता है, वही ताई माँ ही, रमाबाई कांताबाई यही इनॉग्रेशन कर दिया उसने, हमला कॉट का, चक्कू से प्याज कटेले, या जंग लगाई ली, जिससे बहुत सालों से जिसने कुछ काटा नहीं, केची, उससे उसने हमला कॉट काट मारी, एंटीबायोटिक देगी क्या रमा भाई, बोले हल्दी लगा लो, गाय का गोबर लगा लो, यही बोलेगी, ये तो दाई माँ हो, है ना। पोस्ट ऑपरेटिव टिटेनस, ऑपरेशन यदि अनहाइजीनिक कर दिया तो इट इज ऑल अबाउट कॉजेज ऑफ टिटेनस। सिम्टम्स क्या है मैं बता चुका हूं, कन्वर्जन आते हैं, हेड हील बोलते हैं इसको, हेड हील, सिर्फ माथा और एड़ी यही जमीन पे टिकते, बाकी पूरी बॉडी धनुष हो जाती है, इसीलिए टिटेनस को धनुष टंकार बोलते हैं, धनुष टंकार, है ना। अब इसमें क्या सिम्टम आते हैं, ट्रिस्मस, जबड़ा ब्लॉक हो गया, डिस्फेजिया, इसोवेगस में भी स्पाज्म आ गए तो निकलने में तकलीफ होगी, है ना। और एक पूरा, एक पेशेंट का चेहरा पूरा ऐसा, तो देखो मुझे, देखो ध्यान से, ऐसा हो जाएगा इसको, और ऐसा पूरा चिंतित वाला, इसको बोलते हैं राइसस सार्डोनिकस। ये नक्स ओमेगा पॉइजनिंग में भी पढ़ाया गया था आपको सेकंड ईयर में, एफएमटी में, है ना, राइसस सार्डोनिकस, ठीक है। पूरी बॉडी कन्वर्जन आ जाती है, इसको बोलते हैं ऑपिस्थोटोनस कन्वर्जन, सिर्फ माथा और एड़ी यही जमीन पे टिकते, बाकी पूरी बॉडी धनुष बन जाती है, ठीक है। सारी मसल्स में स्पाज्म आ जाते, पूरी बॉडी अकड़ती है, ऐसे ऐसे झटक के लेती है, दिस इज कन्वर्जन, ठीक है। चलो, बाकी बुखार उखार तो आएगा यार, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, प्रोफाइल एक्सिस में हमको टिटेनस टॉक्साइड टीका लगवाना पड़ता है, पेशियों में हम लोग लगाते हैं एटीएस, एंटी टिटेनस सीरम। मुझे आप में से कोई बताए कि व्हाट इज द प्लाज्मा थेरेपी इन कोरोना, बताओ। सर जैसे जो पेशेंट ट्रीट हो चुके हैं उनका सर प्लाज्मा निकाल के सर जो पेशेंट है सर उनको चढ़ाया जाता है, जिसमें सर जो एंटीबॉडीज रहती है सर वो हेल्प करती है ट्रीट होने में। कौन सी एंटीबॉडी बनती है, डिसीज के अगेंस्ट सर। अरे हाँ चलो गुड, आईजीएम, है ना, धार्मिक कॉलेज का नाम भी आईजीएम है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन्स एम, म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती है क्रोनिक इंफेक्शन में बनती है, आईजीजी और आईजीएम, और ये एंटीबॉडी, जैसे मान लो मुझे कोरोना हुआ तो मेरे शरीर ने इम्यूनिटी डेवलप करी, अब मेरे शरीर में आईजीएम आईजीजी इस वायरस के लिए बहुत बन गई है ना, तो मैं तो ठीक हो गया। अब मेरा कुछ आईजीएम जो है, आईजीजी जो है, वो मेरे प्लाज्मा से निकाला जाएगा, और वो फिर जिस व्यक्ति को देना है, जो व्यक्ति कोरोना से अभी इन्फेक्टेड है, उसको हम चढ़ा देंगे, तो उसके शरीर में रेडीमेड एंटीबायोटिक मिल जाएंगे। ये रेडीमेड एंटीबायोटिक्स जो है ना, रेडीमेड एंटीबॉडीज, ये पैसिव इम्यूनेशन होता है, जिसमें होस्ट नहीं बनाता, इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनेशन। तो ये प्लाज्मा थेरेपी कारगर तो है, लेकिन आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाए कितने उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सारा हीमोग्लोबिन तो आपका निकालेंगे नहीं अपन, है ना। चलो, तो ये करना है। पहले जो थे वो घोड़े के सीरम से बनाते थे, जिसको हम ह्यूमोटेट बोलते थे। अब इंसानों, मतलब सॉरी, पहले घोड़े के सीरम से बनाते थे, जिसको इक्वाइन एटीएस बोलते हैं। इक्वाइन, इक्वाइन शब्द घोड़े के लिए यूज होता है,
और आजकल जो है वो इंसानों के इससे ही बनाए जाते हैं, जिसको ह्यूमोटेट बोलते हैं, ह्यूमोटेट, है ना। ठीक, इसके अलावा प्रॉपर ड्रेसिंग करना है घाव की, एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन देना है, तो ये प्रिवेंशन है। और मान लो किसी को टिटेनस हो जाए तो फिर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे। डीपीटी क्या होता है? डीपीटी 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 क्या होता है? और डिप्थीरिया, पर्टुसिस और एक और कोई सी डिसीज है सर इसमें, टिटनस। टिटेनस यस सर। पूछी इसलिए रहा हूं तो टिटेनस, अब हमको एक्टिवेशन थोड़ी ना कर सकते हैं। आज डीपीटी लगवाओगे ना, 20 दिन के बाद में इलाज होगा, मतलब एंटीबॉडी बनेगी। तो होने के बाद में हम एक्टिवेशन नहीं करते हैं, हम पेसिव देते हैं। ह्यूमोटेट दे दो, इंसान जिसने प्लाज्मा ने बना लिया था एंटीबॉडी, वो फटाफट खिलाओ। पेनिसिलिन दो धनाधन धनाधन, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करो। डिस्फेजिया हो रहा तो मसल रिलैक्सेंट दो, राइस ट्यूब डाल दो। कन्वर्जन आ रहे हैं तो एंटी कन्वर्जेंट देते हैं, वेल्पोरिक एसिड। और तो और यदि बेटा यदि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गया है 90 से कम, तो वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट टिटेनस। समझ में आया? एंटी कन्वर्जेंट ड्रग देंगे, सिडेटिव देंगे जिससे झटके रुक जाएं, है ना। सांस लेने में तकलीफ हो रही तो वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। मसल रिलैक्सेंट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कन्वर्जन में वही आराम देगा। क्लियर है? ऐसा कैसा गैस गैंग्रीन है ये मैं कल डिस्कस करूंगा, बट पूरा ट्रीटमेंट वही का वही है। प्रिवेंशन में इधर एंटी टिटनस सीरम था, उधर एंटी गैस गैंग्रीन सीरम आ जाएगा। इधर भी पेनिसिलिन दे रहे थे, उधर भी पेनिसिलिन दे रहे थे। इधर भी घाव में ड्रेसिंग करना पड़ेगी, इधर भी करेंगे। ठीक है, तो मैं कल पढ़ाऊंगा गैस गैंग्रीन, कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया? तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? कॉर्न पढ़ा, वार्ट्स पढ़ा, हाइपोट्रोपिक स्कार, किलॉइड, सर कैपोसिस सार्कोमा, ठीक है, टिटेनस, साइनस, फिस्चुला, अल्सर। अल्सर। क्लियर? ठीक, समझ में आ गया? यस सर, थैंक यू। समझ में आ रहा? थैंक यू सर। एग्जिट हो जाओ। थैंक यू सर। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप